दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 20 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ऋग्वेद काल में छोटानागपुर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऋग्वेद काल में छोटानागपुर प्रदेश को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, ऋग्वेद काल में छोटानागपुर प्रदेश को किकिट प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किकिट प्रदेश कहा जाता था छोटानागपुर को ऋग्वेद काल में। दोस्तों, अगला सवाल है कि भूगर्भ शास्त्री झारखंड की चट्टानों को प्रो कैम्ब्रियन या ऑर्केरियन युग चट्टान मानते हैं। ठीक है, भूगर्भ शास्त्री झारखंड की चट्टानों को प्रो कैम्ब्रियन या ऑर्केरियन युग की चट्टान मानते हैं, जो कितना वर्ष पुरानी है? जो कितनी वर्ष पुरानी है दोस्तों? तो ये लगभग 1.5 अरब वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? 1.5 अरब वर्ष पुरानी है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि इंथोलॉजी ऑफ बंगाल नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है ये ईटी डाल्टन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ईटी डाल्टन के द्वारा लिखी गई है इंथोलॉजी ऑफ बंगाल। दोस्तों, अगला सवाल है कि किस मुगल शासक ने चंपारण लूटने के जुर्म में चेरो शासक को बाघ से नचवाकर मार डाला था? किस मुगल शासक ने चंपारण लूटने के जुर्म में चेरो शासक को बाघ से नचवाकर मार डाला था? दोस्तों, ये शासक कौन था? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने चंपारण लूटने के जुर्म में चेरो शासक को बाघ से नचवाकर मार डाला था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि लेस्लीगंज के निकट तरहसी या तलहसी में किस किले का अवशेष मिलता है? लेस्लीगंज के निकट तरहसी या तलहसी में किस किले का अवशेष मिलता है? तो दोस्तों, किस किले का अवशेष मिलता है? मनगढ़िया का अवशेष मिलता है। मनगढ़िया किले का अवशेष मिलता है। अगला सवाल है कि छोटानागपुर टेन्योर एक्ट को बंगाल काउंसिल ने कब पारित किया था? छोटानागपुर टेन्योर एक्ट को बंगाल काउंसिल ने कब पारित किया था? तो दोस्तों, बंगाल काउंसिल ने 26 जुलाई 1869 को ही पास किया था। अगला सवाल है, सेवा को ध्यान में रखकर छोटानागपुर राजा द्वारा दिए गए जमीन क्या कहलाता था? सेवा को ध्यान में रखकर छोटानागपुर राजा द्वारा दिए गए जमीन को क्या कहते थे, या फिर वो जमीन क्या कहलाता था? दोस्तों, उस जमीन को गुरूल वृत्त भी कहते थे और कुश वृत्त भी कहते थे और कुश खैरात भी कहते थे। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा दिए गए सभी ही कहा जाता था। सेवा को ध्यान में रखकर छोटानागपुर राजा द्वारा दिए गए जमीन को हम गुरूल वृत्त भी, कुश खैरात भी और कुश वृत्त भी कहते थे। दोस्तों, अगला सवाल है कि डाल्टन ने अहेरी पिपरी का संबंध किस जनजाति से माना है? दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि डाल्टन ने अहेरी पिपरी का संबंध किस जनजाति से माना है? तो दोस्तों, संथाल जनजाति से माना है। डाल्टन ने अहेरी पिपरी का संबंध संथाल जनजाति से माना है। अगला सवाल है, समय पर कर न देने के कारण अंग्रेज सरकार ने सेल लॉ का लाभ उठाते हुए पंचायत राजा की जमींदारी बेच दी। किसे? समय पर कर नहीं देने के कारण अंग्रेज सरकार ने सेल लॉ का लाभ उठाते हुए पंचायत राज की जमींदारी बेच दी। किसे बेच दी गई दोस्तों? तो नीलांबर मित्रों को। ठीक है, नीलांबर मित्रा को जो है बेच दी गई। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि किन से पराजित होकर उड़ाओं को रोहतासगढ़ छोड़ने पर विवश होना पड़ा? किन से पराजित होकर उड़ाओं को रोहतासगढ़ छोड़ने पर विवश होना पड़ा? तो दोस्तों, तुर्कों से। ठीक है, तुर्कों से पराजित होकर उड़ाओं को रोहतासगढ़ छोड़ने पर विवश होना पड़ा। अगला सवाल है, लिस्ट ऑफ मोनूमेंट्स इन द छोटा नागपुर डिवीजन का प्रकाशन कलकत्ता से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों, ये किस वर्ष शुरू हुआ था? 1896 में। कब शुरू हुआ था? 1896 में शुरू हुआ था दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि दिए गए निम्न में से कौन रैयती जमीन का प्रकार विशेषता छोटा नागपुर में है? दिए गए में से कौन रैयती जमीन का प्रकार विशेषता कहाँ पर है? छोटा नागपुर में है। तो दोस्तों, भुयरी भी है, राजहंस या रजहंस भी है और मंझिहाय भी है। तुम्हारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी ही।
अगला सवाल है कि जून जुलाई 1789 ईस्वी में तमाड़ के मानकी मुंडाओं का भयानक विद्रोह हुआ, इसे कौन अंग्रेज शासक ने शांत किया? जून जुलाई 1789 ईस्वी में तमाड़ के मानकी मुंडाओं का भयानक विद्रोह हुआ, इसे कौन अंग्रेज शासक ने शांत किया था दोस्तों इसे शांत किया था कैप्टन कूपर ने। किसने किया था? कैप्टन कूपर ने। अगला सवाल है कि रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह ने 30 जुलाई 1857 को गदर आरंभ करने का निर्णय लिया, उस समय उपायुक्त कौन थे? तो दोस्तों उस समय उपायुक्त थे कैप्टन सिम्पसन। कौन थे? कैप्टन सिम्पसन ही उस समय उपायुक्त थे। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि मार्च 1858 ईस्वी में किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ शाही को बंदी बनाया था? मार्च 1858 में किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ शाही को बंदी बनाया था? दोस्तों किसने ठाकुर विश्वनाथ शाही को बंदी बनाया था? तो मेजर नेशन ने। किसने? मेजर नेशन ने ही 1858 ईस्वी में सैन्य अधिकारी ठाकुर विश्वनाथ शाही को बंदी बनाया था। अगला सवाल है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस छोटानागपुर विद्रोही की चर्चा लेजिस्लेटिव काउंसिल में बड़े जोरों से की और ब्रिटिश सरकार का ध्यान खींचा? तो दोस्तों बिरसा मुंडा हमारा जवाब हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जो है इन्होंने इसी विद्रोही की चर्चा लेजिस्लेटिव काउंसिल में बड़े जोरों से की और ब्रिटिश सरकार का ध्यान खींचा। दोस्तों अगला सवाल है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटाते हुए महारानी विक्टोरिया ने भारतीय राजाओं के अधिकार की रक्षा की घोषणा कब की? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटाते हुए महारानी विक्टोरिया ने भारतीय राजाओं के अधिकार की रक्षा की घोषणा कब की? तो दोस्तों इन्होंने घोषणा की 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। कब की? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। दोस्तों अगला सवाल है कि छोटानागपुर में प्रथम भू सर्वेक्षण का कार्य 1860 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, तो किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों ये हुआ था लाल लोकनाथ सहदेव के द्वारा। किसके द्वारा? लाल लोकनाथ सहदेव के द्वारा। ठीक है, छोटानागपुर में प्रथम भू सर्वेक्षण का कार्य 1860 ईस्वी में ही प्रारंभ हुआ था, तो किसके द्वारा? लाल लोकनाथ सहदेव के द्वारा। अगला सवाल है बिरसा मुंडा एवं उससे संबंधित विद्रोहियों का वकालत कलकत्ता में कौन करता था? बिरसा मुंडा एवं उनसे संबंधित विद्रोहियों का वकालत कलकत्ता में कौन करता था दोस्तों कौन करता था? जेकब करते थे। कौन करते थे? जेकब। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि किस ब्रिटिश कमिश्नर ने पहली बार ईसाई मिशनरियों को छोटानागपुर आने में मदद की थी? किस ब्रिटिश कमिश्नर ने पहली बार ईसाई मिशनरियों को छोटानागपुर आने में मदद की थी दोस्तों? तो किसने मदद की थी? हरनिंगटन ने। किसने की थी? हरनिंगटन ने। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि बंगाल के गवर्नर सर एंड फ्रेजर ने 14 नवंबर 1907 को किस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था? बंगाल के गवर्नर सर एंड फ्रेजर ने 14 नवंबर 1907 को किस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था? तो दोस्तों इन्होंने पुरुलिया से रांची रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। पुरुलिया से रांची रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था 14 नवंबर 1907 को बंगाल के गवर्नर सर एंड फ्रेजर ने। अगला सवाल है झारखंड की राजधानी रांची का पुराना नाम क्या है? दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पुराना नाम है किसुनपुर। क्या नाम है? किसुनपुर ही झारखंड की राजधानी रांची का पुराना नाम है। दोस्तों अगला सवाल है कि जयपाल सिंह की झारखंड पार्टी ने बिहार विधानसभा की 1952 की चुनाव में कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों हमारा सवाल है, एक मिनट दोस्तों हमारा सवाल है कि जयपाल की झारखंड पार्टी ने बिहार विधानसभा की 1952 की चुनाव में कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों इन्होंने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो 33 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। जयपाल सिंह की झारखंड पार्टी ने बिहार विधानसभा की 1952 की चुनाव में 33 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल है हुल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों हुल झारखंड पार्टी का गठन किया था जस्टिन रिचर्ड ने। किसने किया था? जस्टिन रिचर्ड ने ही हुल झारखंड पार्टी का गठन किया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनी की ओर से खरीफ फसल के लिए कितना प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को
बीमा कंपनी की ओर से खरीफ फसल के लिए कितना परसेंट प्रीमियम का भुगतान करना होगा? तो दोस्तों कितना परसेंट? 2% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड के कितने प्रखंडों में पशु सर गांव में सहायता दे रहे हैं? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड के कितने प्रखंडों में पशु सर गांव में सहायता दे रहे हैं? तो दोस्तों कितने गांव में सहायता, कितने प्रखंडों में सहायता दे रहे हैं? तो 80 प्रखंडों में सहायता दे रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि ब्रिटिश शासनकाल में किस वर्ष लोहरदगा जिला का नाम बदलकर रांची जिला किया गया था? दोस्तों ब्रिटिश शासनकाल में किस वर्ष लोहरदगा जिला का नाम बदलकर रांची जिला किया गया था? तो दोस्तों ये किस वर्ष किया गया था? 1899 ईस्वी में। कब किया गया था? 1899 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि नागवंशी राजा दुर्जनसाल को 6,000 रुपये सालाना कर बंदोबस्त किया गया था, किसके द्वारा दोस्तों? तो ये किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, नागवंशी राजा दुर्जनसाल को 6,000 रुपये सालाना कर बंदोबस्त किया गया था, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अगला सवाल है, इंटरमीडिएट की पढ़ाई रांची कमिश्नरी में सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई? दोस्तों सवाल है कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई रांची कमिश्नरी में सबसे पहले कहाँ पर आरंभ हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये जिला स्कूल रांची में ही आरंभ हुई थी। अगला सवाल है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये किस वर्ष की गई थी? 1954 ईस्वी में। अगला सवाल है, झारखंड में किस राज्यपाल का कार्यक्रम सबसे अधिक समय तक रहा? अगला सवाल है, झारखंड में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा दोस्तों? तो किस राज्यपाल का? सैयद सिप्तरेजी का। सैयद सिप्तरेजी का कार्यकाल झारखंड में सबसे अधिक समय तक रहा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड बनाने से लेकर अब तक कितने बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? झारखंड बनने से लेकर अब तक यहाँ कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है दोस्तों? तो दोस्तों कितने बार लगाया गया है? 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कहता है कि कुल साक्षरता की दृष्टि से झारखंड का देश में 32वां स्थान है। फिर कहता है कि झारखंड राज्य का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्वी सिंहभूम है। फिर कहता है कि झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। फिर कहता है कि झारखंड राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गलत है कि झारखंड राज्य का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्वी सिंहभूम है। यही ऑप्शन गलत है हमारा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है झारखंड के किस शिक्षण संस्थान को हाल ही में आईआईटी का दर्जा मिला है? तो दोस्तों हाल ही में आईआईटी का दर्जा किसे मिला है दोस्तों? दोस्तों आईएसएम को मिला है। किसे मिला है? आईएसएम को ही हाल ही में आईआईटी का दर्जा मिला है। अगला सवाल है, दामोदर नदी का उद्गम जिला कौन सा है? तो दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम जिला है लातेहार। अगला सवाल है, ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला हॉकी टीम की सदस्य निक्की प्रधान का गृह जिला कौन सा है? तो दोस्तों निक्की प्रधान कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? किस जिला की रहने वाली है? तो ये खूंटी जिला के रहने वाली है निक्की प्रधान। निक्की प्रधान। अगला सवाल है, संथाल प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों संथाल प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 6 है। कितने अनुमंडल है? 6। अगला सवाल है, उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो ये 1991 में की गई थी। किस वर्ष? 1991 में। अगला सवाल है, किस वर्ष से भारत सरकार झारखंड में बाघ परियोजना चला रही है? किस वर्ष से भारत सरकार झारखंड में बाघ परियोजना चला रही है दोस्तों? तो किस वर्ष से चला रही है? 1973 से ही, 1973 से ही भारत सरकार झारखंड में बाघ परियोजना चला रही है। बाघ परियोजना चला रही है। अगला सवाल है, झारखंड के किस जिला को भारत सरकार ने प्रथम गज आरक्ष के रूप में अधिसूचित किया है?
तो दोस्तों किस जिला को पूर्वी सिंहभूम को ही प्रथम गज आरक्ष के रूप में अधिसूचित किया है? अगला सवाल है, गुमानी एवं पुनासी जलाशय योजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? गुमानी एवं पुनासी जलाशय योजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी दोस्तों? तो किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही गुमानी एवं पुनासी जलाशय योजना शुरू की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि कोयल कारू परियोजना 1973 से 74 में प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, कोयल कारू परियोजना जो है 1973 से 74 ईस्वी में प्रारंभ हो गई थी, परंतु जनता के प्रबल विरोध के कारण किस वर्ष बंद करना पड़ा? तो दोस्तों जनता के प्रबल विरोध के कारण इसे 2003 में ही बंद करना पड़ा। अगला सवाल है, सिंहभूम के जोजोहातू एवं सरायकेला क्षेत्र में पाए जाने वाला क्रोमाइट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों किस कार्य के लिए किया जाता है? इस्पात बनाने के लिए। ठीक है, सिंहभूम के जोजोहातू एवं सरायकेला क्षेत्र में पाए जाने वाला क्रोमाइट का उपयोग इस्पात बनाने के कार्य में किया जाता है। अगला सवाल है कि डोमेन साहू किस भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार माने जाते हैं? तो दोस्तों डोमेन साहू जो है संथाली भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार माने जाते हैं। अगला सवाल है, W.G. आर्चर ने किस भाषा पर गहन कार्य किया है? W.G. आर्चर ने किस भाषा पर गहन कार्य किया है दोस्तों? तो दोस्तों इसने कुडुक भाषा पर गहन कार्य किया है W.G. आर्चर ने। अगला सवाल है, किस झारखंडी शिक्षाविद को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है? तो दोस्तों किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो रामदयाल मुंडा को, ये झारखंडी शिक्षाविद हैं, इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसे? रामदयाल मुंडा को। अगला सवाल है, किस जनजाति का संबंध पेला एटपा से है? किस जनजाति का संबंध पेला एटपा से है दोस्तों? तो उड़ाव जनजाति का संबंध जो है पेला एटपा से है। ठीक है, पेला एटपा से संबंधित है उड़ाव जनजाति। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि जापी नृत्य का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? जापी नृत्य का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है दोस्तों? तो मुंडा जनजाति से है। जापी नृत्य का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? मुंडा जनजातीय समुदाय से ही संबंध है जापी नृत्य का। अगला सवाल है, सदानों में प्रचलित पाइका नृत्य के मुख्य भागीदार कौन है? दोस्तों सदानों में प्रचलित पाइका नृत्य के मुख्य भागीदार कौन है दोस्तों? तो दोस्तों इसके मुख्य भागीदार हैं पुरुष। कौन है? पुरुष। अगला सवाल है, नरसिंघा नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किस जाति में विशेष रूप से होता है? नरसिंघा नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किस जाति में विशेष रूप से होता है दोस्तों? तो किस जाति में विशेष रूप से होता है? सदान जनजाति में विशेष रूप से होता है नरसिंघा नामक वाद्य यंत्र का उपयोग। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के घाटशिला में देश का पहला परिशोध कारखाना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के माध्यम से कब स्थापित किया गया है? दोस्तों हमारा सवाल है कि झारखंड के घाटशिला में देश का पहला परिशोध कारखाना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के माध्यम से कब स्थापित किया गया है? दोस्तों कब स्थापित किया गया है? 1924 ईस्वी में। अगला सवाल है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की आरंभ कब से हुआ? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का आरंभ जो है ये दोस्तों कब से हुआ? तो दोस्तों इसका आरंभ हुआ 1 अप्रैल 2005 से। कब से शुरुआत हुई? 1 अप्रैल 2005 से। अगला सवाल है, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम JSMDC के किस अध्यक्ष के कार्य विवाद में रहे? झारखंड राज्य खनिज विकास निगम JSMDC के किस अध्यक्ष के कार्य जो है ये विवाद में रहे? तो दोस्तों विदेश सिंह। ठीक है, विदेश सिंह के कार्य विवाद में रहे। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि जनश्रुति अनुसार अंजन धाम किसकी जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है? जनश्रुति के अनुसार अंजन धाम किसकी जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हनुमान जी के ही जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। जनश्रुति अनुसार अंजन धाम हनुमान जन्मस्थली के रूप में ही प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, चतरा जिला का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर किस ग्राम में स्थापित है?
चतरा जिला का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर किस ग्राम में स्थापित है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो है भदौसी ग्राम में स्थापित है। चतरा जिला का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर भदौसी ग्राम में स्थापित है। भदौसी गांव में स्थापित है। चतरा जिला का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर भदौसी गांव में स्थापित है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, किस झारखंडी वीर को फांसी पर लटकाए जाते समय फांसी की रस्सी टूट गई थी, फिर भी अंग्रेजों ने नियम विरुद्ध दोबारा फांसी दिया? दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि किस झारखंडी वीर को फांसी पर लटकाए जाते के समय फांसी की रस्सी ही टूट गई थी, फिर भी अंग्रेजों ने नियम के खिलाफ दोबारा फांसी दिया? तो दोस्तों पीताम्बर को, ठीक है, पीताम्बर को जब इन्होंने फांसी दे रहे थे, ठीक है, तब रस्सी जो थी वो टूट गई थी, फिर भी अंग्रेजों ने नियम विरुद्ध दोबारा फांसी दिया। दोस्तों अगला सवाल है, दिए गए में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? दिए गए में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों चना जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। दोस्तों अगला सवाल है कि 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई संबंधी परियोजना क्या कहलाती है? 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई संबंधी परियोजना क्या कहलाती है दोस्तों? दोस्तों हम कहते हैं इसे लघु सिंचाई परियोजना। क्या कहते हैं? लघु सिंचाई परियोजना। अगला सवाल है, सीरा सीतानल नामक धार्मिक स्थल किस जनजाति से संबंधित है? सीरा सीतानल नामक धार्मिक स्थल जो है ये किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों ये उड़ाव जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से? उड़ाव जनजाति से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि किस खेल में गोपाल भेंगरा नामक खिलाड़ी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? किस खेल में गोपाल भेंगरा नामक खिलाड़ी जो है ये प्लेयर जो है इन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो दोस्तों किस खेल में किया है? तो इन्होंने जो है हॉकी खेल में किया है। अगला सवाल है, आज़ादी के उपरांत 1947 साहित्य आश्रम नामक स्वयंसेवी संस्थान का योगदान बड़ी चर्चा में रहा, क्यों? आज़ादी के उपरांत 1947 साहित्य आश्रम नामक स्वयंसेवी संस्थान का योगदान बड़ी चर्चा में रहा, आखिर क्यों दोस्तों? दोस्तों इसका कारण है पत्रकारिता में, ठीक है। तो दोस्तों पत्रकारिता में ही आज़ादी के उपरांत साहित्य आश्रम नामक स्वयंसेवी संस्थान का योगदान बड़ी चर्चा में रहा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि हमारे राज्य का कौन सा गर्म जल कुंड भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है? हमारे राज्य का कौन सा गर्म जल कुंड भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है दोस्तों? तो कौन सा जो है भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है? तो झरिया पानी भी नहीं है, तुतुलिया भी नहीं है और नूनबिल भी नहीं है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? दिए गए में से कोई भी नहीं। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि संथाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार बमना के लिए जादूमणि बेसरा को पुरस्कृत किया गया, इसके लिए कितनी राशि दी गई? तो दोस्तों इसके लिए उन्हें 50,000 रुपये की राशि दी गई। अगला सवाल है, वैज्ञानिक नाम ओशिमम सैंक्टिम किस वनस्पति का नाम है? ठीक है, ओकिमम सैंक्टिम किस वनस्पति का नाम है दोस्तों? तो दोस्तों ये किस वनस्पति का नाम है? ये तुलसी का नाम है। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड में उगाया जाने वाला किस सब्जी का वैज्ञानिक नाम सोलानम ट्यूबरसम है? तो दोस्तों किसका नाम है? सोलानम ट्यूबरसम। तो दोस्तों सोलानम ट्यूबरसम नाम है आलू का। अगला सवाल है, झारखंड के रांची में भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया, किसके द्वारा? झारखंड के रांची में भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया, तो दोस्तों ये किसके द्वारा फहराया गया? मनोहर पर्रिकर के द्वारा। मनोहर पर्रिकर के द्वारा झारखंड के रांची में भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। अगला सवाल है कि बीसू शिकार संबंधी रीति रिवाज का संबंध किस जनजाति से है? बीसू शिकार संबंधी रीति रिवाज का संबंध किस जनजाति से है दोस्तों? तो दोस्तों संथाल जनजाति से बीसू शिकार संबंधी रीति रिवाज का संबंध है। अगला सवाल है, कौन सी जनजाति में गोनोड प्रथा अभी भी कायम है? कौन सी जनजाति में गोनोड प्रथा जो है ये अभी भी कायम है दोस्तों? तो दोस्तों हो में भी गोनोड प्रथा कायम है और मुंडा में भी गोनोड प्रथा कायम है और संथाल में भी। तो दोस्तों दिए गए सभी में ही अभी तक
ठीक है, अभी भी गोनूर प्रथा शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि नमामि गंगे से कौन झारखंड जिला प्रभावित है। अगला सवाल है कि नमामि गंगे से कौन सा झारखंड जिला प्रभावित है दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा झारखंड जिला प्रभावित है, साहेबगंज। साहेबगंज जो है नमामि गंगे से प्रभावित है। अगला सवाल है, प्रथम झारखंडी आदिवासी जिसे भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। तो दोस्तों पहला झारखंडी आदिवासी जिसे भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था दोस्तों, तो दोस्तों किसे किया था। तो हमारा जवाब हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। धान रोपनी के पूर्व पाहन द्वारा किस तरह का अनुष्ठान किया जाता है। धान रोपनी के पूर्व पाहन द्वारा किस तरह का अनुष्ठान किया जाता है दोस्तों। दोस्तों किस तरह का अनुष्ठान किया जाता है, कदेल्टा पूजा किया जाता है। कदलेटा पूजा किया जाता है। धान रोपनी के पूर्व पाहन द्वारा कदलेटा पूजा किया जाता है। अगला सवाल है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें पंचायती राज व्यवस्था पर है। उन्होंने इसके लिए कितने स्तर का सुझाव दिया है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें पंचायती राज व्यवस्था पर है। इन्होंने इसके लिए कितने स्तर का सुझाव दिया है। तो दोस्तों इन्होंने इसके लिए त्रिस्तरीय स्तर का सुझाव दिया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि वर्तमान समय में झारखंड में कितने पंचायत कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय में झारखंड में 4,402 पंचायत कार्य कर रहे हैं। कितने कार्य कर रहे हैं, 4,402। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड सरकार ने किस वर्ष, ठीक इस वर्ष किस जाति को जनजाति की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड सरकार ने इस वर्ष किस जाति को जनजाति की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है दोस्तों इस वर्ष इन्होंने रोहतिया जाति को जनजाति श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है। अगला सवाल है कि यीशु चरित चिंतामयीन नामक पुस्तक बाइबल से प्रेरित है। यीशु चरित चिंतामयीन नामक पुस्तक जो है ये बाइबल से प्रेरित है। ये किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों ये किस भाषा में लिखी गई है। ये जो है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, वहाँ जवाब हो जाएगा इनमें से कोई भी भाषा जो है इसमें दिया गया ऑप्शन में इस भाषा में नहीं लिखी गई है। दोस्तों अगला सवाल है कि सत्संग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। सत्संग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों। तो पीटर शांति नवरंगी सत्संग नामक पत्रिका के संपादक थे। दोस्तों अगला सवाल है कि जूलियस बार नामक साहित्यकार की पहचान किस भाषा से है। जूलियस बार नामक साहित्यकार की पहचान किस भाषा से है दोस्तों। तो खड़िया भाषा से है। ठीक है, जूलियस बार नामक साहित्यकार की पहचान खड़िया भाषा से है। अगला सवाल है किस वृक्ष की डाली को पूजा करने के उपरांत सदान एवं आदिवासी नदी नाले में बहा देते हैं। किस वृक्ष की डाली को पूजा करने के उपरांत सदान एवं आदिवासी नदी नाले में बहा देते हैं दोस्तों। तो कर्मा वृक्ष की डाली को पूजा करने के उपरांत सदान एवं आदिवासी नदी नाले में बहा देते हैं। अगला सवाल है सुधीर तिर्की किस खेल के जादूगर माने जाते हैं। तो दोस्तों सुधीर तिर्की किस खेल के जादूगर माने जाते हैं, फुटबॉल खेल के जादूगर माने जाते हैं सुधीर तिर्की। अगला सवाल है रांची विश्वविद्यालय के किस कुलपति के कार्यकाल में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई स्नातक स्तर पर प्रारंभ हुई। रांची विश्वविद्यालय के किस कुलपति के कार्यकाल में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई स्नातक स्तर पर प्रारंभ हुई दोस्तों। तो दोस्तों स्नातक स्तर पर प्रारंभ हुई अनुज कुमार प्रधान। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यकाल में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई स्नातक स्तर पर प्रारंभ हुई। तो रांची विश्वविद्यालय के किस कुलपति के द्वारा, तो अनुज कुमार प्रधान के द्वारा। अगला सवाल है झारखंड में जनजातीय बटालियन बनाने की प्रेरणा किस राज्य से मिली। झारखंड में जनजातीय बटालियन बनाने की प्रेरणा जो है ये किस राज्य से मिली दोस्तों। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से मिली। किस राज्य से, छत्तीसगढ़ राज्य से ही जनजातीय बटालियन बनाने की प्रेरणा मिली। अगला सवाल है झारखंड के किस सांसद की राज्य मंत्री का पद से हटाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। झारखंड के किस सांसद को राज्य मंत्री का पद से हटाते हुए ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों किसे कैबिनेट मंत्री बनाया गया, सुदर्शन भगत को। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे है, कहता है कि नियमानुसार कितने जनसंख्या पर ग्राम सभा का गठन प्रस्ताव है। नियमानुसार कितने जनसंख्या पर ग्राम सभा का गठन का प्रस्ताव है दोस्तों।
तो दोस्तों 250, ठीक है, 250 जनसंख्या पर ग्राम सभा का गठन का प्रस्ताव है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, झारखंड गठन के समय झारखंड में कितने शहर नगर निगम से जुड़े थे? तो दोस्तों झारखंड गठन के समय झारखंड में केवल एक ही ऐसे शहर थे जो नगर निगम से जुड़े थे। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि उपेंद्र नाथ सिंह द्वारा छोटा नागपुर ताल मंजूरी में विनंदिया के झुमरों का संकलन किया गया। फिर कहता है कि जिगनिक टोह नामक उपन्यास की रचना चित्तरंजन महतो द्वारा की गई। फिर कहता है कि हो ग्रामर के लेखक कौन है? हॉफमैन है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हमारे दोनों ही कथन सत्य है। कौन कौन से? 1 एवं 2 कथन ही सत्य है। राम रेखा धाम मेला झारखंड प्रसिद्ध मेला है। यह किस तिथि को आरंभ होती है? राम रेखा धाम मेला झारखंड प्रसिद्ध मेला है। यह किस तिथि को आरंभ होती है दोस्तों? तो दोस्तों यह किस तिथि को आरंभ होती है? तो यह कार्तिक पूर्णिमा को आरंभ होती है। राम रेखा धाम मेला जो है झारखंड की एक प्रसिद्ध मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा तिथि को आरंभ होती है। अगला सवाल है, मारंग गोमकी की संज्ञा किस झारखंडी सपूत को दी गई है? तो दोस्तों मारंग गोमकी की संज्ञा जो है ये जयपाल सिंह को दी गई है। किसे दी गई है? जयपाल सिंह को। अगला सवाल है, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों झारखंड के किस शहर में स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान झारखंड के हजारीबाग शहर में स्थित है। अगला सवाल है, 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में एक विधानसभा सदस्य ने अपना मत किसी भी उम्मीदवार को नहीं दिया। वे किस विधानसभा के सदस्य हैं? तो दोस्तों वे किस विधानसभा के सदस्य थे? पांकी। किस विधानसभा के? पांकी विधानसभा के सदस्य थे। अगला सवाल है, सिनगी दई नामक वीरांगन किस जनजाति से संबंधित है? सिनगी दई नामक वीरांगन जो है ये किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? तो ये दिए गए कोई भी नहीं जनजाति से संबंधित है। तुम्हारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंगनी दई का संबंध ना तो कुड़ुक जनजाति से है, ना ही मुंडा से और ना ही हो से। अगला सवाल है, करमचंद आहिर नामक साहित्यकार ने किस भाषा में व्याकरण की रचना की है? करमचंद आहिर नामक साहित्यकार ने किस भाषा में झारखंडी में व्याकरण की रचना की है दोस्तों? तो दोस्तों इन्होंने किस भाषा में रचना की है? पंच परगनिया भाषा में। अगला सवाल है, भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला राधा कृष्ण पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकारों को दिया जाता है? तो दोस्तों किस भाषा के साहित्यकारों को दिया जाता है? दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से कोई भी नहीं। अगला सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका विस्तार झारखंड के 5 से अधिक जिलों में है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH-33। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम उद्योग से जुड़ा केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम उद्योग से जुड़ा केंद्र है हमारा मूरी। कौन है? मूरी। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, सौर ऊर्जा से संचालित जिला कार्यालय राज्य में प्रथम कौन है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा से संचालित जिला कार्यालय राज्य में प्रथम कौन है? तो दोस्तों ये है खूंटी। अगला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी जिला स्तर पर किसकी होती है? सर्व शिक्षा अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी जिला स्तर पर किसकी होती है दोस्तों? तो जिला स्तर पर होती है DC की। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो 1991 में की गई थी। किस वर्ष में? 1991 में। अगला सवाल है, हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस कांके की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस कांके की स्थापना की गई थी 1918 में, 1918 में। अगला सवाल है, जनजातीय शोध संस्थान रांची की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आखिरी सवाल है कि जनजातीय शोध संस्थान रांची की स्थापना किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? तो किस वर्ष की गई थी? ये जो है 1953 में की गई थी। 1953 में ही जनजातीय शोध संस्थान रांची की स्थापना की गई थी।